Yes, welcome guys, welcome to SK ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल गोइंग टू सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ पंजाब मास्टर कैडर पेपर 60-60। ये मैथमेटिकल साइंस का पेपर है। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं टोटल। एंड अगर आप इस पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हो टाइमर के साथ, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए skcomputercenter.com वेबसाइट पे विजिट करना होगा। पंजाब मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे वहां पे अपलोड करे हैं, साथ में उनके सॉल्यूशंस की वीडियो है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो आप वहां से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हो एंड सॉल्यूशन देख सकते हो। जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, क्विज लेने के लिए, एमसीक्यू सीरीज लेने के लिए कुछ पे करते हो, कुछ पेमेंट होती है, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे ये एकदम फ्री डाटा मिलेगा। यस स्टूडेंट्स, ये वेबसाइट हमने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस पेपर्स के लिए उनको पे करना पड़ता है, ऐप्स को परचेज करना पड़ता है। ऐप्स पे पैसा कई स्टूडेंट्स नहीं खर्च कर सकते, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। पंजाब मास्टर कैडर के क्वेश्चंस पेपर वहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं, जो रह गए हैं वो कर दिए जाएंगे एंड उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पंजाब मास्टर कैडर एंड मैथमेटिक्स के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो चैप्टर्स हैं, उन सब के क्विजेज हमने वहाँ पे डाल दिए हुए हैं एंड टाइमर के साथ आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ये सारा डाटा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड वीडियोस जो है उनकी भी कोई भी पेड नहीं है, कोई प्राइवेट नहीं है। आप वहां से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्यूशन को वॉच कर सकते हो। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं। एंड इन कोर्सेज को करने के लिए जो फी होती है वो नहीं पे कर सकते। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 1 and is perpendicular to the line this, then its perpendicular distance from origin is। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ही थोड़ी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी है। सबसे पहले तो ये देखो कि आपने प्लेन की इक्वेशन बनानी है। इफ अ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, प्लेन 1 1 1 से पास हो रहा है, तो पासिंग पॉइंट से जैसे 1 1 1 है, तो इसके लिए जो इक्वेशन होती है वो है x-1 रहेगी, यहाँ पे y-1, यहाँ पे z-1। मतलब ये पासिंग पॉइंट्स हैं, सो दैट्स वाई मैंने x में से, y में से, z में से माइनस कर दिया। एंड दूसरी चीज यहाँ पे हम लिखते होते हैं उस प्लेन के डायरेक्शन को साइंस। अब डायरेक्शन को साइंस कौन से रहेंगे, और बीच में डालते होते हैं प्लस। अब डायरेक्शन को साइंस कौन से रहेंगे, देखो ये कोई भी प्लेन है, प्लेन की डायरेक्शन कौन सी होती है। पहले देखो प्लेन क्या है। प्लेन है कोई भी पेज पकड़ लो आप अपनी नोटबुक का, नोटबुक पकड़ लो, कोई डोर है, कोई वॉल है, ये सारे प्लेन हैं। उसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। जैसे दीवार है आपके सामने कोई भी, उसको देख लो और उस दीवार पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। कोई नोटबुक है, आपने जिस भी डायरेक्शन में पकड़ी उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का सोचो। जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा उस डायरेक्शन में उसके डायरेक्शन को साइंस होंगे। जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा कहा जाता है कि प्लेन की वो डायरेक्शन होगी, ठीक है। नहीं तो मोस्टली सोचा जाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, कौन सी रहेगी इसकी डायरेक्शन, ऐसे कैसे है ना, ये कौन सा किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्लेन की भी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन किस साइड कंसीडर करी जाती है, जिस साइड पे उसका परपेंडिकुलर होता है उस डायरेक्शन में, उस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। फाइन, तो पहले तो ये कि हमने क्या करना है, हमने उस पे उन्होंने कहा है इफ अ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। वो जो प्लेन है वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो प्लेन है ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन की इक्वेशन क्या है, x-1 अपॉन में 3, y-1 अपॉन में 0, z-1 अपॉन में 4। अब ये प्लेन के ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर थी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन मैं कह रही हूं कि इस प्लेन की डायरेक्शन कौन सी है,
इस प्लेन पे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो उस तरफ, कहने का मतलब ये जो लाइन दी है वो एंड ये जो मैंने ड्रॉ करी है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। कहने का मतलब ये येलो वाली लाइन ही तो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस बताएगी, क्योंकि ये डायरेक्शन दे रही है, इसी तरफ इस प्लेन की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन है, 304। तो ये 304 आप यहाँ पे फिल कर दोगे। होप के बात क्लियर है। आप अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपके प्लेन की इक्वेशन निकलेगी, मतलब 3x माइनस 3 सॉल्व करने के बाद इट विल बी 3x माइनस 3। तो यहाँ पे 0 है, 0 ने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म हो गया। इट इज नेक्स्ट 4z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल रखते हैं। ये आपका बन गया 3x प्लस 4z माइनस 7 और यू कैन से इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइन। अब एक बार फिर देखो कि इसको मैंने फाइंड कैसे करा है। जैसे कोई भी प्लेन होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, उस पे जो भी परपेंडिकुलर होगा, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एक क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि प्लेन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर की इक्वेशन दी हुई है ये वाली, जिस तरफ उसका परपेंडिकुलर है उस तरफ ही उसकी डायरेक्शन होती है। मतलब ये दोनों सेम हो गए, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर गिवन था, इसी साइड पे इसी डायरेक्शन में उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसी डायरेक्शन में प्लेन की डायरेक्शन कंसिडर करी जाती है। तो जो इसके ये 304 हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। सो दैट्स वाई मैंने प्लेन की जो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है ax माइनस x1 by माइनस y1 cz माइनस z1। तो ये जो x1 y1 z1 है, ये पासिंग पॉइंट्स होते हैं। तो पासिंग पॉइंट है 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 1 1 फिल करोगे एंड ABC की जगह पे आप फिल करोगे ये डायरेक्शन कोसाइंस 304। फाइन। तो उसको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। हमें निकालना क्या था, ये जो प्लेन की इक्वेशन है 3x प्लस 4z इज इक्वल टू 7, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यू हैव टू फाइंड। तो ये सपोज करो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो क्या होता है, ये जो भी पॉइंट है उसको x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करा जाता है। ये x का होता है ना, ये y का होता है। ठीक है, तो x का जो कोऑर्डिनेट है 0, उसको यहाँ पे x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है 0। यहाँ पे जो y का है कोफिशिएंट, y का कोऑर्डिनेट 0, वहाँ पे कोफिशिएंट 4, मतलब वो भी 0। तो ये जो 7 है वो कांस्टेंट है, उसे इस साइड लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही। तो इसे मॉडुलस में रखा जाता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, रूट में डाला जाता है। ये जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब मॉडुलस में 7 है, वो प्लस का 7 रहेगा, डिवाइड में इसको सॉल्व करके 5 आएगा, 7/5। तो ये जो है ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है। वो कैसे, तो जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन है ax प्लस by इज इक्वल टू c, और इसका डिस्टेंस देखना हो सपोज करो किसी पॉइंट से x1 y1 से, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है, जैसे ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, x के कोऑर्डिनेट को यहाँ x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब ax1, फिर ये जो y का कोफिशिएंट है उसको y के कोऑर्डिनेट के साथ by1, ठीक है, प्रोडक्ट करी जाती है। ये जो कांस्टेंट है वो इस साइड आके ऐसे आता है, माइनस हो जाना है, इसको मॉडुलस में रखा जाता है। डिवाइड में ये जो कोफिशिएंट्स है, x का कोफिशिएंट है a, उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है b, उसका स्क्वायर रखा जाता है। ठीक है, फिर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if 2 प्लस एओर्टा इज रूट ऑफ द इक्वेशन, जैसे आपके पास इक्वेशन ये है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
देन अदर रूट्स आर, दूसरे रूट्स इसके क्या होंगे, एक रूट उन्होंने 2 प्लस आयोटा बताया है। जैसे जो रूट्स हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, आप पुट करके देख लो 1, ठीक है, 1 - 5 + 9 - 5 इट इज 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 माइनस एओटा को चेक करने के लिए, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है 2 माइनस एओटा सॉल्व करने में। वैसे भी यहाँ पे एक रूट 2 प्लस एओटा है ना, तो 2 माइनस एओटा उसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं दे अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। 2 प्लस एओटा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो 2 माइनस एओटा पक्का उसका रूट होगा। तो कहने का मतलब ये तो वैसे ही मैंने यहाँ से निकाल लिया, 1 को मैंने चेक कर लिया, ए ऑप्शन बंद नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी को चेक करना चाहते हो, -1 आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो वो 0 इज इक्वल टू 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी -1 है, ठीक है, आप चेक करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 है, अगर आप 0 भी पुट करते हो, ये पहले 3 0 हो रहे हैं, नेक्स्ट -5 इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं बना, डी भी छोड़ा गया, ठीक है। -1 को पुट कर लो, ये 2 भी छोड़े जाने, तो रह कौन गया, ए। इन दोनों पे सेटिस्फाई हो रहा है। 1 पे मैंने चेक कर दिया, 2 माइनस एओटा पे आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्जुगेट पेयर से आ गया, 2 प्लस एओटा से आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर एक रूट 2 प्लस एओटा है तो दूसरा रूट 2 माइनस एओटा होगा ही होगा। इफ tan A is given, tan B is given, then A plus B is equal to, तो A plus B के लिए आप tan A plus B का ही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो दैट विल बी tan A plus tan B 1 minus tan A tan B। जब आपको ये फॉर्मूले ऑरल आ जाएंगे तब ये चीज़ें आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे इतना टाइम भी नहीं होता कि आप वहाँ पे ये चीज़ें लिख सको, ठीक है। वहाँ पे बहुत टाइम शॉर्ट होता है। ये जो फॉर्मूला है इसको आपको अपने माइंड में लिखना है, ठीक है। जब लिख लिया तो tan A की वैल्यू है 1/2, वो सब्स्टिट्यूट करी, tan B की सब्स्टिट्यूट करी, 1 माइनस tan A tan B, मतलब दोनों की प्रोडक्ट करके 1/6 आ जाना है। इन शॉर्ट यहाँ पे 2-3 स्टेप आप अपने दिमाग में कर सकते हो। आपको पता कि ये 5/6 बनने वाला है, ये नीचे भी 5/6 बन गया, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। मतलब tan ऑफ समथिंग A प्लस B जो है वो 1 के इक्वल है। मतलब tan इट इज 1 कब होता है, π/4 पे। तो tan कैंसल, सो A प्लस B ही निकालना था, वो क्या आ गया, π/4। सो B ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, u की वैल्यू दी है अभी, x करली u बाय करली x, y करली u बाय करली y इज इक्वल टू ku। यूलर्स थ्योरम लग रही है, वो क्या होती है, ये जो u है उसमें से x की हायर पावर बाहर निकाली जाती है, जो कि 1/4 निकलेगा। यूलर्स थ्योरम है ये। तो इसमें आपको जो u दिया होता है उसको आपने y/x की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये y/x की फॉर्म में तभी कन्वर्ट होगा अगर y के डिवाइड में x आएगा। तो y के डिवाइड में x आने के लिए सेम रेज टू पावर है, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4। वो करने के लिए आपको x को बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा, नीचे में से भी आपको x को कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में ऊपर यहाँ पे आपके पास 1 बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो y है उस वहाँ पे x नहीं था, लेकिन मैंने x कॉमन इसीलिए लिया था कि वो y इसके डिवाइड में आ जाए, दोनों की रेज टू पावर 1/4 होगी। ऐसे अंदर भी यही प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे y/x की जो रेज टू पावर है वो 1/6। बेसिकली होता क्या है, ये जो फंक्शन होता है इसको आपने y/x की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो लेकिन उसको देखना नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक सिर्फ इसका है, ठीक है। वो क्या है, x की रेज टू पावर 1/4, ये जो 1/6 है उसको ऊपर जाके आप माइनस करोगे। ऑब्वियस ये छोटी क्लास में करते होते थे आप।
ये चीज सारी ऐसे की ऐसी। क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल्स। 8 सर्कल्स हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले तो 8 सर्कल में से आपको 2 सर्कल्स उठाने पड़ने हैं। वो क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन जब होनी है वो 2 सर्कल्स की होगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे, ठीक है। मतलब एक टाइम पे 2 जो सर्कल्स हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो ये केस है कि आपने 8 में से 2 उठा लिए, लेकिन वो कितने पॉइंट्स पे कट करते हैं? 2 पॉइंट्स पे, इसलिए आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन को आप उसके कितनी बार वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ऑन सॉल्विंग इट विल बी 56। सो डी आंसर इज राइट आंसर। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। यस, ये करेक्ट होता है, ये ट्रू है। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप, ये भी ट्रू है। एवरी फील्ड इज अ यूक्लिडियन डोमेन, ये भी ठीक है। एवरी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडल डोमेन, ये फॉल्स है, ठीक है। इन दोनों के लिए सी एंड डी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इट इज फेपुई। तो F का मतलब यहाँ पे फील्ड है, E का मतलब है यूक्लिडियन डोमेन, P का मतलब PID है, ये है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, I है इंटेग्रल डोमेन, ठीक है। तो इनके नाम आप लिख लो। इनको करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अगर आप इसका डिटेल से कॉन्सेप्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। लेकिन सी एंड डी का जो रिजल्ट है वो यहाँ से निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो फील्ड है वो यूक्लिडियन डोमेन होगा, ऐसे यूक्लिडियन डोमेन PID होगा, प्रिंसिपल आइडल डोमेन होगा। जो प्रिंसिपल आइडल डोमेन है वो UFD होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। जो UFD है वो इंटेग्रल डोमेन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है एवरी फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन, फील्ड ये रहा, ठीक है। फील्ड यूक्लिडियन डोमेन है, यस। एवरी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इज PID, एवरी UFD इज PID लेकिन पीछे है, ये नहीं पॉसिबल, लास्ट वाला नहीं पॉसिबल। सो डी आंसर जो है वो इनकरेक्ट है, तो आपको इनकरेक्ट ही बताना था। फॉर यूलर फंक्शन फाई ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है भाई, तो ये वैल्यू जो है वो निकलती है आपकी, इसका रिजल्ट होता है ये 4 बाहर निकाला जाता है, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में रखा जाता है। इस 4 को के प्राइम फैक्टर्स बना दिए जाते हैं, वो आपको पता है 2 × 2, तो 2⁻² हो जाएगा, ठीक है। बाहर इसे 4 ऐसे एज सच या 2⁻⁴, मतलब आप कुछ मर्जी लिख लो, 4 लिख लो या 2⁻⁴ लिख लो, ठीक है, वन एंड सेम थिंग। और ब्रैकेट में आप लिखोगे 1 - 1/2, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि ये जो भी फैक्टर होता है ना आपका, प्राइम फैक्टर जो बना है वो जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ठीक है। ये जो नीचे वाला फैक्टर है जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर है, उसको लिखा जाता है 1 - 1/p करके। इसका रिजल्ट रहता है फाई ऑफ, इसका रिजल्ट रहता है जैसे फाई ऑफ कुछ भी n है तो n के कोई ना कोई फैक्टर्स बन जाते होते हैं, जैसे प्राइम फैक्टर्स जिसे बोलते हैं P1, P2, P3। तो ये रेपिटेशन में भी हो सकते हैं, उनको α1, α2, α3 कह दो। कोई नई भी हो सकता है जिसमें नई रिपीट हो रहा, उसमें 1 होगा अल्फा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ये जो n होता है उसे एज सच लिखा जाता है, जितने भी उसमें फैक्टर बन रहे हैं उनको ऐसे लिखा जाता है 1 - 1/p1। दूसरा फैक्टर है तो 1 - 1/p2, तीसरा है तो अप टू सो ऑन ऐसे। लेकिन यहाँ पे है ही एक फैक्टर था, दैट वाज 2, तो मैंने क्या लिख दिया 1 - 1/2। इसको आप सॉल्व करो 2। सो बी आंसर इज राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? न्यूटन राफसन मेथड हैज क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, ठीक है। न्यूटन राफसन मेथड की क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होती है, यस ये ट्रू है। द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राफसन मेथड 2, यस 2 होती है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 होता है। बाइसेक्शन मेथड की जो कन्वर्जेंस है वो लीनियर है, यस ये भी ट्रू है। बाइसेक्शन मेथड हैज फास्टेस्ट रेट ऑफ कन्वर्जेंस, नहीं
ये बहुत स्लो रेट होता है इसका सॉल्व करने का मेथड, इसके बहुत लंबी आइट्रेशन से चली जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी 4 के 4 क्वेश्चंस थे, दीज वर फ्रॉम न्यूमेरिकल एनालिसिस। एंड अगर आप इसका डिटेल कोर्स करना चाहते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कंप्लीट आप समझना चाहते हैं लॉजिक, सारे रिजल्ट लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो कौन सा ट्रू नहीं है? डी ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 4 वाइट 3 रेड बॉल्स। एक बैग में जो ब्लैक बॉल्स हैं वो 5 हैं, वाइट बॉल्स 4 हैं, रेड बॉल्स 3 हैं। इफ अ बॉल इज सिलेक्टेड रैंडम वाइज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक और रेड, आपको प्रोबेबिलिटी ब्लैक की और रेड की कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी ब्लैक की प्लस प्रोबेबिलिटी रेड की, क्योंकि और की जगह पे प्लस डाल दिया जाता है। ब्लैक के लिए आप लिखोगे ब्लैक बॉल्स हैं 5, टोटल बॉल्स हैं आपकी 12, रेड बॉल्स हैं 3, टोटल बॉल्स हैं 12। इट विल बी 8/12। तो 4 के टेबल से ये कट हो रहा है, इट इज 2/3। सो डी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द डुअल प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइज fx1 प्लस 6x2 5x1 6x2, ठीक है, इसकी डुअल प्रॉब्लम बतानी है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं आपके x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 5, एक है माइनस का x प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 अनरिस्ट्रिक्टेड एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको इसको y में कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट करने के लिए जो इसके राइट हैंड साइड में होता है, जैसे यहाँ पे 5 और 3 है, उनकी इक्वेशन बनेगी। तो y की फॉर्म में आपने इक्वेशन बनानी है जो इसके ये राइट हैंड साइड पे हैं, जैसे 5 और 3 इनकी बनेगी। जैसे ये चीज़ मुझे मिल रही है 4th ऑप्शन में, ठीक है, 5y4 एंड 3y3, ठीक है, 5y4 3y3, ओके। सब्जेक्ट टू y4 प्लस y3 इज इक्वल टू 5 एंड तो आपको मेन इसको देखना है इसके लिए, तो ये आपको सिर्फ डी ऑप्शन में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, if 3 forces acting at a point are in equilibrium, 3 फोर्सेस हैं एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, वो इक्विलिब्रियम में है तीनों फोर्सेस, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। तो ये कौन सी थ्योरम है? 3 फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट करती हों तो ईच फोर्स एज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, ये लैमीज थ्योरम है। तो ये फोर्स सपोज करो कि ए फोर्स है, ये बी फोर्स है, ये सी फोर्स है, तो ए फोर्स अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू किस किस में? बी एंड सी में। एंगल किस किस में आएगा? बी सी में। फिर दूसरी फोर्स बी, एंगल किस में आएगा? ए एंड सी में, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी। ऐसे ही, ठीक है, थर्ड फोर्स लिखोगे दैट इज सी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये आपका जो रिजल्ट है ये लैमीज थ्योरम का रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये ग्राउंड है, ये 5 मीटर की हाइट है, ये 20 मीटर की हाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, डायनेमिक्स में से है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका भी डिटेल में कॉन्सेप्ट करने के लिए, इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एक हाइट ये है, एक हाइट ए है, तो जब भी आपको इनके टाइम में रेशो निकालनी है, ठीक है, देन रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय ए टू दैट टेकन बाय बी टू रीच द ग्राउंड, T1 T2 निकालनी है। इसमें इसने टाइम T1 लिया, इसने टाइम T2 लिया, उसके लिए ये इसने टाइम T1 लिया, उसकी हाइट जो है, ठीक है,
हाइट कितनी है 5, उसका रूट लिया जाता है। इसकी हाइट कितनी है 20, उसका रूट लिया जाता है। ये रिजल्ट है एक बना। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू रूट दोनों में है 5 अपॉन 20, इट इज 1 अपॉन 4। तो रूट को सॉल्व करके इट विल बी 1 अपॉन 2, मतलब रेशो में यू कैन से 1:2। तो डी आंसर इज राइट आंसर। Question number 13. The time taken by projectile thrown with the velocity v centimeter per second at an angle alpha with the horizontal to attain maximum height. जब भी कोई स्टोन ने फेंका है तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी पे गया वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो उसका टाइम होता है v sin अल्फा अपॉन जी। अगर टाइम जाने का भी एंड आने का भी दोनों कैलकुलेट करने हो तो यहाँ पे आ जाना था 2v sin अल्फा अपॉन जी। तो ये सिर्फ जाने जाने का है, तो इट विल बी सी आंसर। मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन करी जा रही है, ये हाइट अटेन करने के बाद फिर वो नीचे आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम हाइट, टू अटेन मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन नंबर 14, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जैसे 2x + 3y = 7 है, 14x + 21y = 49 है। इसका क्या सॉल्यूशन है? ये क्वेश्चंस बेसिकली बीएससी लेवल के आते हैं एग्जाम में, ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल का 10th के लेवल का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो वाला बड़े वाला क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना, सिर्फ एक्स वाई में है आपकी इक्वेशन, तो इनके कोफिशिएंट का आप डिवाइड करो, 2/14, 3/21, 7/49। तो ये आपका हर हाल में 1/7 बन रहा है। तीनों जब इक्वल होते थे 10th क्लास में तो वो आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते थे। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट 0, देन एडजॉइंट ए क्या होगा? वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो बी डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और जब बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है ना, तब भी बी इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो बी इनवर्स है उसका जो फॉर्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अगर डिनोमिनेटर वाली चीज़ 0 के इक्वल नहीं है तभी ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फाइन, अगर बी डिटर्मिनेंट 0 होता तो इन शॉर्ट आई वांट टू से हियर दैट अगर बी नॉन सिंगुलर है तो दिस थिंग विल हैपन। तो कहने का मतलब कि बी इनवर्स वहां पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। सो दैट्स वाई उन्होंने ये एक टर्म लिखी है कि ये किसके इक्वल है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये कंडीशन। डिटर्मिनेंट 3 चीजों का है। इसके डिटर्मिनेंट्स को जब आप अलग अलग लिखोगे, बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। सो बी आंसर इज राइट आंसर। Question number 17, if every minor of order R of a matrix A is 0, then rank of A is greater than R, less than R, equal to R, less than or equal to R। रैंक का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक चीज़ देखो कि जैसे आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दी है, सपोज करो कि ये मैट्रिक्स मैं कंसिडर करती हूँ 3/3 ऑर्डर की, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स पड़े होंगे। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, ठीक है, ज़ीरो नहीं आया, नॉन ज़ीरो आया, मतलब कुछ 4, 3, 2 वगैरह कुछ ऐसे कोई नंबर मिल गया, तो इसका जो रैंक है मैट्रिक्स का वो आपका 3 रहेगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये है कि इन केस, ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट था। सेकेंड रिजल्ट, मान लो कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है,
कौन सी ए का, जो 3/3 ऑर्डर की थी उसका जो डिटर्मिनेंट था वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो फिर आप उसके जो सब मैट्रिक्स बन रही है आप उनका ऑर्डर चेक करोगे। सब मैट्रिक्स कौन सी बन रही है, 2/2 की, एक ये बन रही है, ठीक है, ये बन रही है, आप उनका चेक करोगे। इन केस के उनका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, ठीक है, तो उसका रैंक, ठीक है, 3/3 का तो 0 था, फिर आपने 2/2 का चेक किया। जब आपने 2/2 का चेक किया, सपोज के वो 0 नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो उसका रैंक क्या रहेगा, 2। अगर 0 आ रहा होता 2/2 का, सारे डिटर्मिनेंट्स 0 आ रहे होते, तब उसका रैंक क्या निकलना था, 2 से लेस, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट होता है। अब रही बात रैंक का, तो ये मतलब है माइनर क्या होते हैं, एक माइनर होते हैं, एक कोफैक्टर्स होते हैं। कोफैक्टर एंड माइनर क्या होते हैं, जो एक डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट को, सपोज कि आपको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो आप उसका रो कॉलम छोड़ देते हो, ठीक है, आप उसका रो कॉलम छोड़ देते हो, ये जो बचते एलिमेंट हैं उनका डिटर्मिनेंट निकाल दिया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हैं, अगर यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, इसका आपने निकालना है माइनर, तो उसके रो, उस एलिमेंट की रो, उसका कॉलम छोड़ दिया जाता है, जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, ठीक है, ये माइनर होता है। तो माइनर के साथ कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लगता, कोफैक्टर के साथ नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था माइनर का। अब देखो माइनर निकालना, जो मैंने ये सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला वो एक ही बात है। दूसरी बात ये कि वो कह रहा है एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0। इट मीन्स हर एक माइनर ऑर्डर आर का था जो वो 0 था। कहने का मतलब आर ऑर्डर मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऑर्डर की एग्जांपल ली ना, अगर 2 ऑर्डर का 0 नहीं होता तो उसका रैंक 2 होना था। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो 2/2 का था अगर वो 0 होता तो, अगर ये 0 होता तो उसका रैंक 2 से भी लेस होना था। तो इसका जो ऑर्डर आर का डिटर्मिनेंट है यानी कि माइनर है वो तो 0 आ रहा है, तो रैंक फिर आर से लेस ही होगा, लेस देन आर। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसका ट्रांसपोज कर दो, उन दोनों की आइगन वैल्यू सेम होंगी, बिल्कुल सेम होंगी, ये ट्रू है। आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर ईदर 0 और 1, एकदम ट्रू है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट, ये भी ट्रू है कि जितनी भी आइगन वैल्यूज होती हैं उनका प्रोडक्ट कर दो एंड डिटर्मिनेंट निकाल दो, वो दोनों इक्वल होते हैं। ये सारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, इनको नोट कर लो। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए, देन 1 अपॉन लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। नहीं, लैम्डा अगर ए की आइगन वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट ए अपॉन लैम्डा वो एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू होगा। रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। कहने का मतलब आपको बताना था फॉल्स, ये फॉल्स है, सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, सेट्स ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी में कम से कम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। सपोज के ये जो 3 एलिमेंट्स हैं वही सेम बी में हैं, फाइन, जितने उसमें है उतने ही इसमें सेम। उसमें सपोज 4 5 9 है तो इसमें भी 4 5 9 है, फाइन। बाकी अलग हैं, 3 तो सेम हो सकते हैं ना। तो अगर आप ए यूनियन बी लेते हो इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स उठाना। तो सारे एलिमेंट्स अगर आप उठाओगे तो 4 5 9 को 2 बार थोड़ी उठाओगे, एक बार लिखोगे 4 5 9, तो बाकी ये जो 3 डिफरेंट है वो लिखोगे। सपोज 10 11 12 है
तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 6, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं सोचूं कि ये एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे 4 5 9 है, यहाँ पे 4 5 6 है, ठीक है, 4 5 6 है, बाकी 10 11 12 तो है ही। अब इनका यूनियन मतलब इनके ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं। 4 5, ठीक है, 4 5 ऊपर भी है नीचे भी है, 4 5, ठीक है, 9 ऊपर है, 6 नीचे है, 9 4 5 तो लिखोगे 4 5 9, 4 5 9, 4 5 लिखे गए हैं, फिर क्या लिखोगे 6, बाकी ये जो 3 हैं वो तो लिखोगे, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए 4 + 3 7, कम से कम कितने आए हैं, कम से कम 6 आए हैं। और कंडीशन लोगे, इसमें मैंने 2 सेम रखे थे, एक डिफरेंट। अब आप ऐसे करो, एक सेम रखो, 2 डिफरेंट कर दो, ठीक है, तब कितने आने हैं, तब बढ़ जाने हैं 8 9 ऐसे। अगर सारे के सारे डिफरेंट होते, यहाँ पे 4 5 9 है, यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंट हैं, ठीक है, एक भी मैच नहीं कर रहा, तो तब ऑल एलिमेंट्स निकालने थे 6 ये 3 ये 9, ठीक है। तो इसके आपने मिनिमम निकालने थे। ऑप्शन में 3 भी आंसर है, 6 भी आंसर है, 9 भी आंसर है। 3 को देख के 3 पे टिक मत लगा देना। हमने एलिमेंट्स काउंट करने हैं, वो हमने आपको काउंट करके बता दिए कि कम से कम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो 9 आएंगे। अगर डिफरेंट हैं सारे के सारे, कम से कम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th, ये A है, ठीक है, ये A है सारा, ये B है, तो आपने A इंटरसेक्शन B निकालनी है। जहाँ A इंटरसेक्शन B देख लो इन 3 ऑप्शन में है, यहाँ पे यूनियन है। तो अगर मैं इसको ग्राफ से करूँ दैट विल बी मोर इजी। दूसरे मेथड से करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, तो ग्राफ के हेल्प से करूँगी। जो y = 1/x का ग्राफ है वो ये रहेगा, आप बना के चेक कर लो। x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करो। पॉजिटिव करोगे x की वैल्यू तो y की पॉजिटिव आ जाएंगी, अगर x की नेगेटिव करोगे तो y की नेगेटिव आ जाएंगी। फाइन, ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया ये y = 1/x का है, y = -x का ग्राफ ये रहेगा। ये दोनों ग्राफ हैं जिनको मैं रेड कर रही हूँ, फाइन, ये एंड ये, इनमें कोई चीज इंटरसेक्शन आ रही है, कहता इंटरसेक्शन A के इक्वल है, नहीं भाई, इंटरसेक्शन B के इक्वल है, नहीं, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करे, इनकी इंटरसेक्शन फाई है, ये ठीक है क्योंकि वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, यूनियन A के इक्वल है, नहीं, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन रहेगी, C ऑप्शन। 21st क्वेश्चन है, ABC AP में है, AP में है, तो कहता 7⁻A 7⁻B 7⁻C are in GP AP HP, none of these क्या रहेगा। देखो ABC AP में है तो यू कैन राइट 2B = A + C, दिस इज गिवन, ठीक है, ये चीज दी हुई है। तो आपको फाइंड क्या करना है कि 7⁻A 7⁻B 7⁻C क्या है। यहाँ पे जब ABC नंबर्स आपके AP में हैं वो रेज़ टू पावर में हो जाए तो वो GP बन जाती है। क्या बन जाती है, GP। वो कैसे, एक बार देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ लग गई है कि पावर में जाके वो GP बन जाते हैं, तो मैं 7A 7B 7C पे GP का रिजल्ट लगा के देखती हूँ। 7⁻B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट सेकंड नंबर, ठीक है, ऐसे ही होता है। 7⁻2 को B के साथ मल्टीप्लाई किया, 2B 7⁻A + C, तो इसका जो ये पार्ट है ये कैंसिल हो गया। कहने का मतलब 2B किसके इक्वल आ गया, A + C के। ये क्या है, 2B = A + C क्या है, दिस इज वो वाली कंडीशन बन गई जो हमें गिवन थी। तो कहने का मतलब ये ट्रू है। मैंने तो वैसे ही लेके देखा ना कि आपको लेके बता देती हूँ कि ये GP में है, तो मैंने GP की कंडीशन उठा के उसे सॉल्व करा
तो वो जो गिवन था वो बन गया। कहने का मतलब ये वाकई जीपी में है। आपको याद क्या रखना है, जब कोई नंबर एपी में है, अगर वो किसी की रेज़ टू पावर में चले गए हैं तो वो जीपी बन जाएंगे। इफ द सम ऑफ द सीरीज इज फाइनाइट नंबर, ये जो सीरीज दी हुई है इसका जो सम है वो फाइनाइट नंबर है। इफ द सम ऑफ सीरीज इज अ फाइनाइट नंबर, अगर इस सीरीज का सम फाइनाइट दिया हुआ है, इनफाइनाइट नहीं बनता, तो कहता x की वैल्यूज क्या है, आप x की वैल्यूज पुट करके देख लो। सब x की वैल्यू लेस देन 3 का मतलब क्या है, 0 पुट करते हैं। सपोज यहाँ पे 0 किया पुट, आपको पता 0 पुट करने पे ये चीज इन्फिनिटी बन जाएगी। ठीक है, क्या बनेगी, इन्फिनिटी, क्योंकि x पॉजिटिव कहा ना, नेगेटिव नहीं फिल कर सकती मैं, -1 भी नहीं फिल कर सकती, पॉजिटिव 0 से लेके बाकी अगले पुट कर सकती हूँ। मतलब लास्ट वैल्यू 0 थी, वो मैंने पुट करके देखी, तो ये तो डिनोमिनेटर में जब 0 बनता है वो तो इन्फिनिटी बन जाता है। तो कहने का मतलब कि मुझे सम फाइनाइट चाहिए, ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं करी। x ग्रेटर देन 3 के लिए चेक करती हूँ। 3 ग्रेटर देन मतलब कोई 10 कर लो, कोई 1000 कर लो, ठीक है। तो सोच के देखो, आप जितना बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में फिल करी जाओगे, यहाँ पे फिल करना ना, जितना बड़ा नंबर आप फिल करोगे ये टर्म पूरी उतनी छोटी हो ही जानी है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे 3 से बड़ा मतलब आप 1000 कंसिडर कर लो। ठीक है, तो 1000 के क्यूब है, फिर नेक्स्ट 4th पावर होगी, 5th होगी, ऐसे है ना, तो वो तो इनफाइनाइट जा रहा है। तो किसी भी नंबर के नीचे इनफाइनाइट, इन्फिनिटी मतलब वो क्या बन गया, 0, मतलब ये 0 को अप्रोच कर रहा है इतना पार्ट। ठीक है, टेंडिंग टू 0, तो ये क्या बन रहा है, 1। मुझे बी आंसर राइट आंसर लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, x लेस देन 1/3 के लिए चेक करती हूँ। तो जब आप इसमें पुट करोगे 1 + 3 अपॉन x की जगह पे 1/3, 9x की जगह पे 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये रेसिप्रोकल होके 9, ये रेसिप्रोकल होके 81, ऐसे तो टर्म्स बड़ी हो रही हैं, तो वो भी इनफाइनाइट बन जाएंगी। मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। x लेस देन 3 है, जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये चीज बन जानी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। डी को चेक कर लेते हैं, x बड़ा है, ठीक है, किससे बड़ा है, 1/3 से, तो ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। देखो जरा, यहाँ पे x छोटा है 3 से, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो ये चीज बन रही है a एंड d सेम, ये हमने चेक कर लिया। b पे बन रहा था फाइनाइट, सो b आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ h इज हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q, h जो है वो p एंड q में हार्मोनिक मीन है, देन h/p प्लस h/q है, ये क्या होगा, जो हार्मोनिक मीन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। h हार्मोनिक मीन है ना, 2/h किस में है, p एंड q में, 1/p प्लस 1/q, ये बन गया 2/h इज इक्वल टू p प्लस q अपॉन में pq। नो, यू कैन से, इसे सॉल्व नहीं किया उन्होंने, इसको उन्होंने ऐसे रहने दिया, मतलब वो सिर्फ h उस तरफ लेके गए हैं, 2h डिवाइड में है, उस तरफ लेके गए h/p h/q, सो h/p h/q की वैल्यू ही उन्होंने पूछी है, सो सी आंसर रहेगा इसका। द सुप्रीमम ऑफ द सेट 3n + 2 अपॉन 2n + 1 सच दैट n इज नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर है, अगर n नेचुरल नंबर है तो n 1 से स्टार्ट होगा, n 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 अप टू सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी होगा। सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू n की पुट करते हैं, जब सबसे छोटी वैल्यू आप n की पुट करोगे तो इट विल बी 5/3। अगर n की वैल्यू सबसे बड़ी इन्फिनिटी पुट करते हैं तो तब इन दोनों में से n की बाहर वैल्यू कॉमन निकाल ली जाती है, तो अंदर बचता है 3 + 2/n, यहाँ पे बचता है 2 + 1/n। ठीक है, तो
ये मेथड तब किया जाता है जब इन्फिनिटी को लिमिट अप्रोच कर रही होती है। फाइन, तो n को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया जाता है। तब n इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये ज़ीरो 3/2। तो सुप्रीमम वैल्यू, बड़ी वैल्यू कब आ रही है? जब n को आपने इन्फिनिटी पुट किया तब वैल्यू क्या आ रही है? c। तब वैल्यू आ रही है 3/2, c आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कॉम्पैक्ट? भाई क्लोज्ड सेट कॉम्पैक्ट सेट होते हैं, तो क्लोज्ड सेट ए की दिया हुआ है, ए बी।